मेरा टेस्ट पाकिस्तान में हुआ मॉल ऑफ लाहौर के अंदर। और इंट्रेंस के साथ ही जो है सेल फ़ोन हमसे ले लिया गया। तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। अगर इन केस आपके पास पासपोर्ट ना हो तो फिर आप अपना CNIC रख सकते हैं। बट इनफैक्ट की जो वॉच होती है वो भी आपसे उतरवा ली जाती है। आपकी स्कैनिंग होगी। और अगर आपने ग्लासेस रखे हुए हैं तो ग्लासेस भी डेफिनेटली स्कैन करेंगे। वो पेपर देंगे आपको, पेपर बोलेंगे आप अपना ग्लासेस रखें, फिर आपको स्कैन करेंगे, फिर आपको दे देंगे। और इसी तरह जो है आपकी चेकिंग की जाती है, आपकी जो है कफ खोले जाते हैं, यहाँ से चेक किया जाता है। और सॉक्स भी चेक किए जाते हैं, और आपकी जेबें जो पॉकेट जितनी भी हैं सारी चेक की जाती हैं। कि कुछ 85 जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद कंप्यूटर कभी भी ऑफ हो सकता है। और मैंने जो क्वेश्चंस किए, मैंने अटैम्प्ट किए 128 क्वेश्चंस। 5 आवर्स पूरे हुए थे मेरे 128 क्वेश्चन से, जिसमें से 2 ब्रेक्स मेरे सामने आई थी, बट मैंने ब्रेक्स को अवेल नहीं किया। अब एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब मैंने आगे देखा तो मुझसे गलत होते रहे, और जो कि एक प्रेशर बिल्ड करने वाला मामला होता है। और थ्योरेटिकल के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि वैसे, और गायनी से भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई दो दो ही आए थे, और जो कि पोस्टमार्टम के हवाले से आए थे। इसी तरह टेलीफोनिक मैसेजेस कि आप किसको पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी तरह तो ये डिस्ट्रक्टर्स हैं बेसिकली, क्योंकि आपको ये एग्जॉस्ट कर देते हैं। और जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता तो इंसान ऊपर नीचे तुक्के लगा रहा होता है इसके अंदर। और अगर मैं कहूँ तो साइकेट्रिक के हवाले से ज़्यादा आया था, और प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आया था। और एडल्ट में इतना नहीं आया, फंडामेंटल में नहीं आया। चांसेस होते हैं आपके पास होने के 85 पे ज़्यादा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 120 130 140 क्वेश्चन हो गए आप इसका मतलब फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी। आखिर में टाइम अगर कम हो रहा हो तो आप ये ना करें कि 150 को मैं रीच करने की कोशिश करूँ, उसको टारगेट पूरा करने की कोशिश करूँ, और जल्दी जल्दी मैं अपने जो है क्वेश्चन का टाइम करूँ ताकि मैं को सही कर पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। रात के 10:30 बजे मेरा जो है तकरीबन रिजल्ट अनाउंस हो जाता है वेबसाइट के ऊपर तैयारी। लेकिन जो शख्स जाएंगे टेस्ट के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल में वीडियो बहुत काम की होगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। ये वीडियो मैं आज एनक्लिक्स के एग्ज़ाम देने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम एनक्लिक्स मैंने कब दिया, और रिज़ल्ट कब अनाउंस हुआ, और कितनी देर के बाद हुआ, और उसमें क्या बना, और एनक्लिक्स का जो सेंटर है मैंने किस सेंटर में दिया, और इसी तरह मेरा टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो और रिज़ल्ट क्या बना आखिरी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये कि मेरा टेस्ट पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में, जो कि एक ही सेंटर मौजूद है मॉल ऑफ लाहौर के अंदर। और टेस्ट के सेंटर के हवाले से बताता चलूँ, बहुत यूनिक था, अच्छा बना था, वेल डेकोरेटेड था। और इंट्रेंस के साथ ही जो है सेल फ़ोन हमसे ले लिया गया, उसको मीन्स कि ऑफ़ करवा दिया गया। और जब फिर रजिस्ट्रेशन का मामला हमारा हुआ, कुछ देर वेट करना पड़ा। पहले से कैंडिडेट्स मौजूद थे मुझसे पहले ही, वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे थे तो मेरा वो वेट करना पड़ा। और जब मेरा नंबर आया तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की। बेसिकली जो है आपको पासपोर्ट आपको रखना पड़ता है जस्ट, इसके अलावा NIC रख लें बट ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। अगर इन केस आपके पास पासपोर्ट ना हो तो फिर आप अपना CNIC रख सकते हैं, बट पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी। तो सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ हिदायत आपके लिए बताता चलूँ मैं, कि आपको जो है एक पैड दिया जाता है, उस पर कहा जाता है कि आप साइन करें अपना। इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है बेसिकली, जो कि बिल्कुल ब्लैक पैड की तरह होता है, नज़र कुछ नहीं आता। आप उसमें जस्ट साइन कर रहे होते हैं, और जब आप साइन कर रहे होते हैं उसके अंदर तो आपको भी नज़र नहीं आ रहा होता कि आप क्या साइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पेपर में साइन कर रहे हो अपना तो हमें नज़र आ रहा होता है हम क्या साइन कर रहे हैं, बट उसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि आप क्या साइन कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर 2, ये कि फिर आपको जो है हाथ जो है पाम वो उसके ऊपर रखा जाता है, स्कैनर के ऊपर, उसको स्कैन किया जाता है। और जब आप टेस्ट के लिए एंट्री होती है बेसिकली, उस वक्त भी आपका पाम ही काउंटेबल होता है। और बहरहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। तो इस तरह जो है फिर आपसे वो मोबाइल के लिए आपको एक शॉपर दिया जाता है, और जो कि उसमें, और आपको एक लॉकअप दिया जाता है। तो आप लॉकअप के अंदर अपनी जो है तमाम डॉक्यूमेंट्स हों या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, इनफैक्ट की जो वॉच होती है वो भी आपसे उतरवा ली जाती है। मतलब जो भी आपके पास सामान है, इनफैक्ट कि ये पेन है आपके पास, अगर ये भी मौजूद होगा तो ये भी रखवा लिया जाएगा।
तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, आपको एक कबर्ड दी जाएगी और कबर्ड के अंदर आप अपने तमाम सामान रखेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इसी तरह फिर आपको जो है टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। और बिफ़ोर जब आप एंटर होंगे अपने जहाँ पे आपने टेस्ट देना है, तो हॉल के अंदर बेसिकली वो आपसे सिर्फ़ आपको कहेंगे सिर्फ़ अपना पासपोर्ट लेके जाएँ आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? आपकी स्कैनिंग होगी और अगर आपने ग्लासेस रखे हुए हैं तो ग्लासेस भी डेफ़िनेटली स्कैन करेंगे, वो पेपर देंगे आपको, पेपर बोलेंगे आप अपना ग्लासेस रखें, फिर आपको स्कैन करेंगे, फिर आपको दे देंगे। और इसी तरह जो है आपकी चेकिंग की जाती है, आपकी जो है कफ खोले जाते हैं, यहाँ से चेक किया जाता है और सॉक्स भी चेक किए जाते हैं और आपकी जेबें जो पॉकेट्स जितनी भी हैं सारी चेक की जाती हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना हो उसके अंदर। तो मुख्तसर इसका ये है कि आपको सिर्फ़ पासपोर्ट लेके टेस्ट सेंटर के अंदर जहाँ पे आपने टेस्ट देना है वहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है। इसी तरह दौरान टेस्ट अगर आप कोई आपको ज़रूरत है, पानी पीना है या फिर आपको नीड है वॉशरूम वगैरह की, व्हाटएवर जो भी है, तो आप अपना हैंड राइज़ करेंगे। हैंड राइज़ करने के बाद जो है आपको इन्विजिलेटर जो होगा वो आएगा, मौजूद अंदर बैठे होंगे, वो बेसिकली मिरर से देख रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंट मिरर होता है तो बाहर बैठे होते हैं, तो आपके पास अंदर आएँगे और इस तरह जो है वो जो आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी वो आपको फ़ॉलो करेंगे। ये मुझे एक क्वेरी थी बेसिकली कि मेरी जो ब्राइटनेस थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी स्क्रीन की, जो मुझे बहुत आँखों में चुभ रही थी। तो मैंने हैंड राइज़ किया और मैंने उसको जस्ट कहा कि मुझे जो है ब्राइटनेस कम करनी है। तो उन्होंने जो 74 से 19 पर लेकर आए। बहरहाल इस तरह जो भी क्वेरीज़ हो अगर आपकी, तो आप हैंड राइज़ करेंगे और जस्ट वो आपके पास आएँगे, वो अपनी क्वेरी आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह दौरान टेस्ट जो है आपको जो है कुछ ब्रेक्स आती हैं। मेरी जो पहली ब्रेक आई है वो 49 क्वेश्चन के बाद आई थी पहली ब्रेक, और जो कि आपकी मर्ज़ी होती है आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लें और जो आपका जो मेन टाइम होता है, जो टाइम चल रहा होता है बेसिकली, वो काउंट हो रहा होता है। और उसके बाद अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। लेकिन बस इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपका वक़्त जो है कंटिन्यूअस चल रहा होता है। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई मेरे ख़्याल में टेस्ट सेंटर से रिलेटेड जो एंग्ज़ायटी वगैरह जो बड़े-बड़े क्वेश्चन्स हैं, वो मैंने क्लियर कर दिए। और इसके अंदर एक चीज़ और, कि जब आपकी जो सीट होती है, जहाँ पे आप बैठे होते हैं और उसके ऊपर एक टॉप पे कैमरा लगा होता है। और वैसे तो तमाम टेस्ट सेंटर के अंदर कैमरास लगे होते हैं, और लेकिन स्पेशली जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपके टॉप के ऊपर एक कैमरा लगा होता है। और पॉसिबिलिटी वो जो कि ऑनलाइन होता है और वो जो कि वॉच चल रहा होता है, वॉचिंग हो रही होती है उसके अंदर। तो ये था टेस्ट के सेंटर से रिलेटेड। मेरा टेस्ट जो था वो था 6 जनवरी 2026, और मेरा टाइम जो था 11:45 का था, 11:45 AM का। और जो कि थोड़ा सा डिले हुआ, और डिले होने से कुछ मतलब, मैं सेंटर के अंदर ही मौजूद था लेकिन वो कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी पहले एग्ज़ाम दे रहे थे, तो सीट्स अवेलेबल नहीं थी। तो मेरा जो नंबर आया वो अराउंड कोई 12:10 या 12:15 के अराउंड मेरा नंबर आया, और मैं टेस्ट सेंटर में इन हो गया और फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मेरा। अब ये मेन चीज़ है कि कितने क्वेश्चंस आए, कितने हावर्स हुए। मोस्टली सबको ही पता है कि 5 हावर्स का टाइम होता है हमारे पास, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन 150 होते हैं। 85 जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद कंप्यूटर कभी भी ऑफ हो सकता है। अब चाहे कोई 85 के बाद हो जाए या 90 के बाद या 95 व्हाटएवर, जब भी उसको सैटिस्फिकेशन होगी तो वो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। स्क्रीन शट डाउन हो जाती है और उसके बाद का फर्दर प्रोसेस आता है। अच्छा जी, इससे पहले जो है टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके कंप्यूटर में, वो आ जाती हैं। और उसके अंदर बेसिकली 3 तरह की 3 कैटेगरीज़ होती हैं। नंबर 1 कैटेगरीज़ ये होती है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके पास जिस चीज़ जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शन कैसी हैं। कि मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट करने के हवाले से, टाइम जो ऊपर रनिंग हो रहा था उसको शॉर्ट करने के हवाले से, और जो टाइम चल रहा था ना बेसिकली ऊपर 5 आवर्स चल रहे होते हैं, रिमेनिंग माइनस हो रहे होते हैं, ऐसा-ऐसा। उस पे क्लिक करेंगे तो वो टाइम माइनस हो जाएगा, मतलब नज़र नहीं आएगा आपको, जस्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे आपको। और इसी तरह जब आप उसको ऑन कर देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको नज़र आ रहा होगा टाइम वहाँ पे। उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि 5 मिनट जब लास्ट रह जाएँगे तो आप उसको ऑफ नहीं कर सकते। बहरहाल इस तरह की सुपरफिशियली जो है वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी वहाँ पे। और फिर सेकंड जो है उसके अंदर कैटेगरीज़ थी, वो एक पहले इंस्ट्रक्शंस हो गई, दूसरी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, और जिसमें लिखा हुआ था, जैसे मिसाल के तौर पे कि उसमें लिखा था कि एक क्वेश्चन के ऊपर आप ज़्यादा वक़्त ना लगाएँ, और इस तरह बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद थी। इसे थर्ड की जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये था कि जो थर्ड का जो पैनल आएगा बेसिकली वो आपका सर्वे होगा।
तो उसके अंदर जो है आपका टाइम काउंट नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली जब वो ख़त्म हो जाता है आपका टेस्ट, तो उसके बाद सर्वे, छोटा सर्वे आता है, जिसमें ऐसे पूछा जाता है कि यार ये जो सेंटर है इसके हवाले से आपको कितना वेट करना पड़ा सेंटर के अंदर, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। सुपरफिशियली वो आप रीड करके भी इसको दे सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको इन्विजिलेटर के ऊपर आप हैंड राइज़ करते हो, और फिर इन्विजिलेटर आते हैं, मौजूद होते हैं वहाँ पे। तो वो आते हैं, वो आपसे कहते हैं कुछ देर आप वेट करें यहाँ पे, और फिर वो कोई कंप्यूटर के अंदर दोबारा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, फिर वो एक्सेप्ट कराते हैं। देन फिर आपको, जब आपकी एग्ज़िट होते हैं, तो फिर आपकी दोबारा एक दफ़ा एंट्री होती है जहाँ पे आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख़्याल में, जो एक नए जा रहे होंगे जिनको एंग्ज़ायटी का मामला होगा एनक्लेस से रिलेटेड का, तो मेरे ख़्याल में अगर ये मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको डेफ़िनेटली बहुत बेनिफिट होगा। जो कि एंग्ज़ायटी होगी वो पहले से उनको पता होगा क्वेश्चंस का, तो वो एंग्ज़ायटी उतनी होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो इनिशियल जो मामला थे मेरे टाइम के हवाले से, और अगर इन केस अगर आप वैसे मेरी कंडीशन नहीं है, अगर अल्लाह ना करे अगर आप लेट हो जाते हैं एटलीस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टाइम था 11 बजे का, और आप 11:30 12 हो जाते हैं आपको, तो आप फिर भी 5 घंटे का ही एनक्लेक्स देंगे अगर, तो मीन्स आपके टाइम से नहीं किया जाएगा काउंट, कोई करेक्ट डिडक्ट कोई नहीं किया जाएगा। जिस वक़्त आप अपना एनक्लेक्स स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से स्टार्ट होगा आपका टाइम बेसिकली, और वो अगर 5 घंटे मुसलसल चल रहा है तो 5 घंटे ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आप 11 बजे का आपका टेस्ट था, 12 बजे आप आ रहे हैं और 1 घंटा माइनस कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, तो उसी वक़्त जो भी मामलात होंगे, नेक्स्ट जो हावर्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। तो मेरे ख़्याल में बहुत तफ़सील से मैंने सेंटर के हवाले से आपको मैंने गाइड कर दिया है, एग्ज़ाम के हवाले से गाइड कर दिया कि एग्ज़ाम के अंदर किस-किस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा जी, मेरे हवाले से जो है मुझे फ़ेस करना पड़ा 5 घंटे पूरे मुझे, मीन्स कि मैंने यूटिलाइज़ की उस पे, और मेरा कंप्यूटर शट डाउन नहीं हुआ था। और मैंने जो क्वेश्चंस किए मैंने अटेम्प्ट किए 128 क्वेश्चंस। 5 आवर्स पूरे हुए थे मेरे, 128 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 ब्रेक्स मेरे सामने आई थी, बट मैंने ब्रेक्स को अवेल नहीं किया। ब्रेक्स जो मेरी पहली आई थी वो आई थी 49 क्वेश्चंस के बाद, और सेकंड जो आई थी अराउंड कोई 90 टू 95 क्वेश्चंस के अराउंड मेरे पास जो है सेकंड ब्रेक आई थी, बट मैंने इसको अवेल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव था, और मैं इसको मुसलसल कर रहा था। अच्छा जी, अब एग्ज़ाम्स के अंदर मुझे क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 चीज़ के एग्ज़ाम्स जब मेरा स्टार्ट हुआ, तो 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो सही थे, नॉर्मल स्पीड पे थे, और अब इंसान भी एक्टिव होता है तो वो कर लेता है। लेकिन जैसे ही नंबर 7 पर आया मैं, तो मेरे पास एक एनजीएन आ गया, और वो ज़ाहिर-सी बात है जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पता है एनजीएन क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चंस जो हैं। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन था मेरा, वो बहुत आउट ऑफ फील्ड था। मीन्स कि मैंने यूवर्ल्ड भी स्टडी किया था, आर्चर भी स्टडी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैंने ना यूवर्ल्ड में देखा, ना आर्चर में क्वेश्चन देखा, ना मीन्स कि वो टॉपिक नहीं देखा। और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक था वो, पीरियोडिक के हवाले से था, बच्चों के हवाले से था, और डिफ़िकल्टी मुझे फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि एनजीएन में ये होता है जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर तकरीबन मिल जाता है। जब मैंने आगे देखा तो मुझसे गलत होते रहे, और जो कि एक प्रेशर बिल्ड करने वाला मामला होता है। फिर थोड़ा-सा आगे चला तो फिर आफ्टर 20 क्वेश्चंस के सबसे मुश्किल चैलेंज जो मुझे फ़ेस करना पड़ा वहाँ पे ये था कि जो थ्योरेटिकल थे, ख़ास तौर पे साइकियाट्रिक की थ्योरीज़, जैसे आपने अगर पढ़ी हो वेलोसिटीज़ हो गई हैं, और इसी तरह और भी जो है थ्योरेटिकल जो है वो सामने आई। और थ्योरेटिकल के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि इनकी जो क्वेश्चन थे वो शॉर्ट थे, और जो आंसर थे 4 ऑप्शन थे वो बहुत लेंदी थे। जब आप एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद उससे सेकंड पे जाते हैं, थर्ड, फोर्थ पे जाते हैं, तो आपका टाइम गेनिंग होता है, और जब आप फिर दोबारा उसको, ज़ाहिर-सी बात है, आपको रीड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा पढ़ लिया, आपको आंसर आ गया, और उस थ्योरी से उसको रिलेट करना पड़ता है, जो कि मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि 5 से 7 मिनट आपके ईज़िली निकल जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो थ्योरेटिकल इतना डिफ़िकल्ट होता है वो। तो ये बड़ा चैलेंज है, बेसिकली ये डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, और थ्योरेटिकल बहुत डिफ़िकल्ट था ये। और इसी तरह कुछ और भी, अच्छा अगर मैं इस पे बात करूँ कि फिर 20 से लेके तकरीबन कोई अराउंड 30 टू 40 के करीब जो है एमसीक्यूज़ थोड़े से नॉर्मल रेंज में रहे, ईज़ी नहीं थे। और जब 40 टू 80 जो क्वेश्चन थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट थे, मतलब हार्ड लेवल के थे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल बिहाफ़ के ऊपर थे वो,
और थियोरेटिकल बिहाफ के ऊपर होने के बावजूद भी वो मीन्स के मैं समझता हूँ पीक थे। और उसके बाद जब 85 क्वेश्चन क्रॉस हुए हैं तो 90 के बाद, यानी कि 85 टू 90 थोड़ा नॉर्मल रहा, और 90 के बाद कुछ थोड़े से ईजी हुए हैं। जैसे कि कहा जाता है राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर क्या सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं, वो सामने आ गए, और जिसके एसाइटिस हो जाता है और जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाती है। इसी तरह इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड एटीबी से रिलेटेड आए कि एटीबी की डिजीज़ हो तो उसके अंदर आप कौन सी प्रिकॉशंस करेंगे, और स्कारलेट फीवर के बारे में आया उसके अंदर आप कौन सी जो है प्रिकॉशंस इख्तियार करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते रह गए। और जो पीवीडी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जो होती है उसमें 2 रिलेटेड क्वेश्चंस आए उसमें से, और गायनी से भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2 ही आए थे, और जो कि पोस्टमार्टम के हवाले से आए थे। इसी तरह जो है मोस्टली अगर मैं क्वेश्चंस बताऊँ आपको तो अगर आप जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा इस चीज़ का कि टेलीफ़ोनिक मैसेजेस कि आप किसको पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसी तरह एक कैटेगरीज़ आती है जो कि ज़्यादा आई है, मैं ख़ैर कह सकता हूँ मैं, कि वो कि प्रायोरिटाइज़ेशन के हवाले से थी कि ये क्लाइंट्स के बारे में थी कि 4 क्लाइंट्स आपको मिलेंगे तो आप उनमें से आप किसको पहले फ़ोकस देंगे। तो जो कि है इनमें से जो टॉप क्यों जो मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑक्यूपेशन आप आपको उसको प्रायोरिटीज़ देंगे। तो प्रायोरिटाइज़ेशन के क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कोई 20 से 30 के दरमियान में प्रायोरिटाइज़ेशन के क्वेश्चंस आए थे। और ओवरऑली जो है थ्योरेटिकल बिहाव आया था, जिसको मैं कहता हूँ कि खुश जिसे कहते हैं खुश टॉपिक जो कह सकते हैं वो आए थे। एक सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टर ये आया था, जो कि अराउंड कोई मेरे ख़्याल में 94 क्वेश्चन था ग़ालिबन मेरा। उससे पीछे भी आए थे लेकिन जो मुझे ज़्यादा याद है वो ये है कि जितना एनजीएन में जो सिनेरियो बनता है पूरा, एनजीएन का सिनेरियो होता है जो बेसिकली, उसके अंदर बहुत डिटेल होती है। वाइटल साइंस अलग होते हैं और उनके ऑर्डर्स अलग होते हैं, और उनकी जो है अल्लाह को भला करे बीमारियाँ और उसके साइन सिम्पटम्स क्या होते हैं, ये सारी पैटर्न बन के आता है पूरा, जो कि एनजीएन के पैटर्न बनता है। डिस्ट्रक्टर ये था कि पूरा एनजीएन है, वो एनजीएन से भी ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और उसके जो राइट साइड के ऊपर जो है वो सिर्फ 1 नंबर का जो है क्वेश्चन है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक चीज़ के ऊपर जो है तकरीबन स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो, वो जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड था ये मेरा टॉपिक, और वो तकरीबन उसने मेरा कोई खींचे होंगे 5 से 7 मिनट तो मुझे सिर्फ रीडिंग पे लग गए, समझने के लिए लग गए कि कहना क्या चाह रहा है ये। और जब उसके बाद राइट साइड पर जब आते हैं हम देखते हैं यार क्वेश्चन इतना छोटा-सा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो तंग भी होता है इंसान कि यार इतना ज़्यादा मवाद है और एक क्वेश्चन पता किया जा रहा है। तो बहरहाल काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है इसके अंदर। तो ये डिस्ट्रक्टर्स हैं बेसिकली, क्योंकि आपको ये एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं, और जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं तो जब ब्रेन काम नहीं कर रहा होता तो इंसान ऊपर-नीचे तुक्के लगा रहा होता है इसके अंदर। तो कैसे याद आया कि अगर मैं कहूँ तो मैंने जो 128 क्वेश्चंस के अंदर से सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने तुक्के लगाए थे, जिसका बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। इतना डिफ़िकल्ट थ्योरेटिकल बिहाफ था, और उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इतनी लेंथी स्टेटमेंट थी, जो कि पिक नहीं कर पा रहा था कि एग्ज़ाम ये ब्रेन के अंदर कि इसमें से यार कहना क्या चाहता है अक्सर ये जो क्वेश्चन है हमारे रिलेटेड। तो इस तरह के, और अगर मैं इन सबको शॉर्ट करूँ तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है जैसे कि नंबरिंग में आ रहा होता है, तो मैं समझता हूँ कि 1.25 डिफ़िकल्ट लेवल था ये। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने न्यू कमर्स हैं, और इनफैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं जो है यू वर्ल्ड को कंप्लीट कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आर्चर को मैंने 50% कंप्लीट किया था मैंने, और आर्चर के तकरीबन मैंने जो है 22 क्वेश्चंस जो है 23 सॉरी 23 जो है टेस्ट बेसिकली जो मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो है यू वर्ल्ड के अंदर जो है 3 में से 2 जो है मैंने वो अवेल किए। तो अगर मैं कहूँ तो 25 जो है टेस्ट में पहले प्रिपरेशन करके गया था अपनी, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ईज़ी आ सकता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी थी। तो लेकिन उतना आसान आया नहीं। तो वो जो न्यू कमर्स हैं, इस चीज़ को मेक श्योर करें कि सारी आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड ना करें। जो नॉलेज के अंदर बेसिकली जो उसमें से थीम जो है, जो ब्रेन है उसका, वो ये है कि उसको समझने की कोशिश करें क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में आना कहना क्या चाह रहा है, और फिर अपनी जो नॉलेज से रिलेट करें उसको। तो टोटली सिंपल कभी नहीं आता कि स्टेटमेंट दे दिया आपको और आपको आंसर दे दें, इस तरह की नहीं। बहुत डिस्ट्रक्टर्स होते हैं उसके अंदर। तो बहरहाल वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन जो शख्स जाएँगे टेस्ट के लिए उसके लिए मेरे ख़्याल में वीडियो बहुत काम की होगी, और इसी वजह से मैं शूट कर रहा हूँ उसको। अच्छा जी, तो तकरीबन मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और इंजन में अगर मैं कहूँ तो इंजन मेरे पास 4 आए थे।
85 से पहले पहले ही 4 मेरे पास आ गए थे, और जिसमें से 2 पीडियाट्रिक के ऊपर थे, और इसमें से एक यूरिनरी सिस्टम के ऊपर था मेरे पास, और इसी तरह जो है ये 3 हो गए, और एक इसी तरह कुछ और था, सॉरी, उस पे था, एनोरेक्सिया पे था, एनोरेक्सिया नर्वोसा के ऊपर था। तो बहरहाल ये आए थे। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर भी जो है एक डिस्ट्रक्टर सबसे बड़ा ये था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक पीडियाट्रिक पेशेंट है, और उसकी एज 15 लिख दी। हालांकि पीडियाट्रिक तो 15 में नहीं आता बहरहाल, तो लेकिन ये डिस्ट्रक्टर था मेरे पास कि 15 ईयर्स एज है और पीडियाट्रिक भी है, और उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो है सारे उसके अंदर वो मौजूद थे, सिम्टम्स मौजूद थे। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिक कर लिया गया, और वो अच्छा हो गया वो एनजीएन। तो ये बहरहाल मैंने जिसको फेस किया वो ये टॉपिक्स थे जो आपके सामने शेयर कर दिए हैं। और अगर मैं कहूँ तो साइकेट्रिक के हवाले से ज़्यादा आया था, और प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आया था, और एडल्ट में इतना नहीं आया, फंडामेंटल में नहीं आया, और अल्लाह को भला करे ये जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो नहीं आए, कोई भी कैलकुलेशन डोजेज कुछ भी नहीं आया, और ये कुछ भी नहीं आया जो आपके सामने शेयर कर दिया है। तो बहरहाल जो प्रिपरेशन के लिए जा रहे हों तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि एनक्लेव्स इतना आसान है नहीं जितना हम समझ रहे होते हैं। यू वर्ल्ड के हो गए, आर्चर के हो गए, ये टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेंदी स्टेटमेंट्स होती हैं, टफ टाइम होता है आपको आपके पास। तो बहरहाल ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ सजेशन मेरी तरफ से जो कि अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम को उनके लिए, और वो ये कि सबसे पहले जो कि होती नहीं है, मतलब क्राइसिस में चला जाता है पेशेंट, वो ये कि एंजाइटी को बियर नहीं करना, मतलब एंजाइटी नहीं लेनी आपने, जो कि हो जाती है अगर आपके पास एक ही इंजन और स्टार्ट ही आपका पूरा हो जाए, और आपको फिर परेशानी का मामला हो जाता है, फिर ब्रेन भी इस तरह काम नहीं कर पा रहा होता है। तो सबसे पहले आपने इसमें एंजाइटी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट 15 क्वेश्चन जो स्टार्ट के होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ऑनेस्टली, और वो ज़रूरी नहीं कि आपको ख़राब होगा दैट्स मीन आपका बस फेल हो गया, नहीं, आपके पास स्टिल चांस हो रहा होता है, आप उसमें आपको कवर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो वो डिस्ट्रक्टर्स भी, और इसमें कहा जाता है कि जो स्टार्ट के क्वेश्चन हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, तो जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो जिसमें आप वीक होते हैं, मिसाल के तौर पर आप साइकेट्रिक की थ्योरीज में आप वीक चल रहे हैं, ठीक है, तो साइकेट्रिक की थ्योरीज को ही भी कंटिन्यू करना शुरू कर देता है वो। ये कंप्यूटर बेस्ड अडेप्टिव टेस्ट होता है, तो उसी को ही कंटिन्यू करना शुरू कर देता है कंप्यूटर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ के ऊपर, और जब आपके अगर ख़राब भी हो जाए कोई मसले की बात नहीं है, फिर आप उसको लेके चलें, आप एंग्जायटी को फेयर नहीं करें, जो नेक्स्ट रह गए आप उसको कवर करने की अच्छी कोशिश करें। और नंबर 2 बात ये कि 85 पे अगर बंद ना हो कंप्यूटर आपका, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। शायद आप लोग हैं, मैं कुछ अलग बात कर रहा हूँ, चांसेस होते हैं आपके पास होने के 85 पे ज़्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके 120, 130, 140 क्वेश्चन हो गए आप इसका मतलब फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं कुछ भी। बेसिकली अगर तो आपको 85 से ऊपर का मौका मिल रहा है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बोलेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है भाई ये? क्योंकि आपको जो ग्राफ है, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को देखें, ये फॉर एग्जांपल पहले अगर आपने शुरू से स्टार्ट से मिस्टेक करना शुरू कर दी है, ठीक है, अप एंड डाउन करते करते आप ग्राफ नीचे आ गया है, अब 85 यहाँ पे चल रहा है। 85 के बाद अगर आपको दोबारा मौका मिल रहा है क्वेश्चन का, जो कि 85 के बाद अमूमन ईजी क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपका ग्राफ ऐसा ऊपर होगा। जब अगर आपने इस बॉर्डर से ऊपर आपने क्लोज कर दिया, जब आपका टाइम पूरा हो गया, जब 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, सही, तो आप पास हो गए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 85 पे क्वेश्चन अगर पीसी बंद ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो जब तक आप आएँ। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, आखिर में टाइम अगर कम हो रहा हो तो आप ये ना करें कि 150 को मैं रीच करने की कोशिश करूँ, उसको टारगेट पूरा करने की कोशिश करूँ, और जल्दी-जल्दी मैं अपने जो है क्वेश्चन का टाइम करूँ ताकि मैं उसको सही कर पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आप अपना टाइम लेना, सोचना है, समझ के फिर आपने लगाना है। और अगर आपने अंधाधुंध लगा दिया और अगर गलत हो गए और ग्राफ नीचे चला गया, तो आपको पता है कि आपकी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बहरहाल इस चीज़ को ख़्याल रखना है, तुक्के नहीं मारने हैं, सोच के समझ के ठंडे दिमाग से। टाइम जाता है, कोई मसला नहीं जाता है। आपको पता है 5 घंटे में 85 तो कर लेंगे आप, अगरचे 4 घंटे गुजर जाएँ, भले 1 घंटे के अंदर आप कम करें, 90 क्वेश्चन कर लें, 95 क्वेश्चन कर लें, अपना पीसी 5 घंटे पूरे कर लें अपने, लेकिन
सोच के समझ के फिर आंसर लिखना है। हाँ, अगर एक चीज़ के अब आंसर ही आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मेरे केस में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, जो बिल्कुल ही पिक नहीं कर पा रहा था कि कहना क्या चाह रहे हैं उसके अंदर। ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है इसके अंदर। तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसमें स्किप नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी नहीं, अगर आप नेक्स्ट भी करेंगे तो भी वो आपसे कंप्यूटर यही कहेगा, मैंने चेक किया था ये, तो कंप्यूटर आपको यही कहेगा कि आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दें फिर आप चलें। तो फिर आपको जो करीब लग रही हो फिर आप कोशिश कर लें। लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं सारे आपने। आपने सोचना है, समझना है, टाइम लेना है, उसके बाद आपने करना है काम लेना। अगरचे आपके 85 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन करते-करते ही 5 घंटे गुज़र जाएँ आपके, ठीक है? तो ये आपने कोशिश करनी है। नंबर 3 बात कि जो एनक्लेस का जो टेस्ट है बेसिकली वो आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज़ेशन पे काम करता है। मतलब कि आपका जो पेशेंट है कितना सेफ है वो उससे इससे मतलब है, ठीक है? तो अगर तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, मिलते-जुलते हैं मतलब सेफ्टी के लिहाज से, तो आपने कोशिश करनी है कि करीब से करीब तर जो क्वेश्चन मीन्स की जो स्टेटमेंट होगी सेफ्टी के हवाले से, ठीक है? आपने वो चूज़ कर देनी है। मैं इस चीज़ का खुद विक्टिम हूँ कि ऐसी-ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, दो लगती है दोनों ही स्टेटमेंट्स राइट हैं। अब उसमें से आप क्या चूज़ करोगे? तो कोशिश करके नियर करीब से करीब तर जो है उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाने, ताकि उसकी जो पेशेंट की सेफ्टी है, आप उसको अचीव कर सकें। तो ये आपकी बहुत बड़ा टारगेट होता है जो कि आप एनक्लेस को पास करते हैं। तो 8 जनवरी को, ठीक है? रात के साढ़े 10 बजे मेरा जो है तकरीबन रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है वेबसाइट के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के फ़ज़ल से अल्लाह ही ने करवाया। हमारी सिर्फ़ कोशिश थी, वो अल्लाह ही की मेहरबानी से हुई। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट हमसे कम क्लियर करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर है। और जो मेरे दोस्त देख रहे हैं और या तैयारी करने लगेंगे भी स्टार्ट, तो उनके लिए सिर्फ छोटी सजेशन ये है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस स्टडी करते रहना है और अपना एक ब्रेन को डेवलप करना है। जैसे हम नॉर्मल एग्ज़ाम के अंदर हम स्टडी करते हैं और एग्ज़ाम देके आ जाते हैं, और सिर्फ टू द पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एनालिसिस टू द पॉइंट्स नहीं है। वो आपको ब्रेन ट्रेन करता है कि किस कंडीशन में कैसे-कैसे आपको बिहेव करना है, और वो जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली वो आपको वहाँ जाके यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। इट्स नॉट ईज़ी, इट्स टेकिंग टाइम, सो स्टडी वेल बिफोर द एग्ज़ाम, इंशाअल्लाह Allah can do the better for you. Hopefully you enjoy this video and it's too much helpful for you for your exam. और इस तरह इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम।